हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लगा रहे हैं विज़न का टेस्ट अपना चौथे नंबर का। 3 हो चुके हैं। तो हमने 10 क्वेश्चन करे थे, अब आगे के देखेंगे। देखिए, एक रिक्वेस्ट आई थी कि ज़्यादा क्वेश्चन कराऊं, 20 कम से कम एक वीडियो में। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके, तो इसलिए हमें थोड़ा सा फास्ट चलना होगा और जितना भी हम कर पाएंगे उतना करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। महाद्वीपों में कोयले के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रमुख कोयला क्षेत्र बताना है किस महाद्वीप में है। ठीक है, एक रूर यूरोप में, दूसरा सिंगरेनी एशिया में, तीसरा सांता कैटरीना उत्तरी अमेरिका, चौथा वेंकी अफ्रीका। तो बताना है कौन सा कोयला क्षेत्र किस महाद्वीप में मिलता है। तो इनमें से कौन से युग्म सही हैं। ए केवल 1 2, बी 1 2 4, सी 1 3, डी 2 4। तो जो आपको सही लग रहा है बताइए। तो 11 का हमारा बी सही है यहाँ पे। ठीक है, देखिए, यद्यपि कोयले के भंडार विश्व के लगभग प्रत्येक भाग में विद्यमान है, मतलब हमें हर जगह कोयले के भंडार मिलते हैं, किंतु व्यावसायिक रूप से दोहन केवल योग्य कोयला भंडार मुख्य रूप से चीन, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, कोलंबिया, कजाकिस्तान और यूक्रेन में विद्यमान है। बहुत जगह मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह से हम निकाल सकते हैं। जहाँ जहाँ से निकाल सकते हैं दोहन योग्य कोयला भंडार, वो यहाँ यहाँ मिलता है। अभी आपको बताया। विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्र याद रखिए कौन से। देखिए, उत्तरी अमेरिका, पेंसिल्वेनिया एंथ्रेसाइट क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से कोयला क्षेत्र हैं। देखिए, पेंसिल्वेनिया एंथ्रेसाइट क्षेत्र है, अप्लेशियन विटुमिनस क्षेत्र, इलिनॉय का ईस्टर्न इलिनॉय क्षेत्र, इंडियाना और केंटुकी, अयोवा का पश्चिम आंतरिक क्षेत्र, मिसौरी, ओक्लाहोमा, गल्फ प्रांत का टेक्सास, अल्बामा और अरकानसास, रॉकी पर्वत प्रांत का यूटाह, कोलोराडो, व्योमिंग, मोंटाना और न्यू मैक्सिको क्षेत्र, कनाडा की प्रेरी, ब्रिटिश कोलंबिया कोलफील्ड, नोवा स्कोशिया कोलफील्ड। तो ये सारे क्षेत्र हैं। ये देखिए, आपको एक पढ़ लीजिए 4 5 बार। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी होगी। यूरोप का है, यूरोप में है डोनट्स कोयला बेसिन, एंथ्रेसाइट और उच्च श्रेणी का बिटुमिनस कोयला मौजूद है। ठीक है, जो डोनट्स कोयला बेसिन है वहाँ पर। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, ये सब एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है ना। ये सब आपको पढ़ाया था। मॉस्को का तुंगा कोयला क्षेत्र, कुजनेत्स कोयला बेसिन, करागांडा क्षेत्र, सिलेशिया कोयला क्षेत्र, जर्मनी का रूर क्षेत्र। देखिए, जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है ये हमारा सही है और ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यूराल में अन्य कोयला क्षेत्र, आर्कटिक का तैमीर क्षेत्र और काकेकश पर्वतीय निक्षेप यहाँ पर, जहाँ पे कोयला मिलता है। एशिया में कहाँ मिलता है। चीन का शांक्षी, फुशुन, इनर मंगोलिया, कांसू क्षेत्र, जापान की शिकुगो कोलफील्ड एवं इशिकारी कोलफील्ड। भारत में दामोदर घाटी, रानीगंज, बोकारो, झरिया और सिंगरेनी शामिल है। ठीक है, तो भारत में सिंगरेनी है। देखिए, ये भारत के याद कर लीजिए, दामोदर घाटी, रानीगंज, बोकारो, झरिया और सिंगरेनी में मिलता है कोयला। पाकिस्तान का क्वेटा, कालाबाग और थार कोलफील्ड, ऑस्ट्रेलिया की बोवेन बेसिन कोलफील्ड, गैलीली बेसिन कोलफील्ड, साउथ मेटलैंड कोलफील्ड, सिडनी बेसिन कोलफील्ड और लेट्रोव वैली कोलफील्ड। अफ्रीका में मिलता है मिडिलवर्क का ट्रांसवाल और नटाल, वेरेनिंगिंग और विटबैंक, जिम्बाब्वे का वेंकी लुएना का जायरे, मनियाम्बा का मोजाम्बिक, नकांडाबे का जाम्बिया और मामा और एनुगु का नाइजीरिया में। दक्षिण अमेरिका में कहाँ का मिलता है। ब्राज़ील का सेंटा कैटरीना, ये बड़ा पूछा गया था, रियो ग्रांडो डो सुल, चिली का कॉन्सेप्शियन। ठीक है, कोलंबिया की काउका वैली कोलफील्ड, मेक्सिको का पिएड्रास नेग्रास, सबिनास और लैम्पाजोस। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं था। जो क्षेत्र है वो आपको थोड़ा देखने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्षेत्र देख लीजिए, सारे मत देखिए। तो इसका बी सही है। तो 11 का हमारा बी सही है, 1 2 4 सही है। तीसरा जो सेंटा कैटरीना है वो दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील में हमने पढ़ा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आयुलिन जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित ग्राफ पर विचार कीजिए। ये निम्नलिखित देशों में से किन की जनसंख्या जननांकी को निरूपित करता है। तो ये जो मतलब पिरामिड आपको दिखाया गया है वो किस देश की जनसंख्या को दिखा रहा है। ठीक है, ए सोमालिया, बी इथोपिया, सी जापान, डी पाकिस्तान। ठीक है, इनमें से किन की जनसंख्या जननांकी को ये दिखाता है, तो ये बताना है आपको। तो 12 का जो है हमारा सी सही है। देखिए, जापान का जनसंख्या पिरामिड है जो हमें दिख रहा था, वो जापान का है। इस पिरामिड का एक संकीर्ण आधार और शुंडाकार टेपर्ड शीर्ष है, मतलब एक संकीर्ण आधार है। ठीक है, ये निम्न जन्म और मृत्यु दर को दर्शाता है, मतलब कि वहाँ पे जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। जापान जैसे विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि लगभग 0 अथवा ऋणात्मक होती है, मतलब जनसंख्या वृद्धि एकदम 0 है, ऋणात्मक है। मतलब ना ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं और ना ज़्यादा मर रहा है। ठीक है, इस तरीके से।
तो दोनों ही बहुत कम है, जन्म दर और मृत्यु दर। जनसंख्या वृद्धि लगभग शून्य या फिर नेगेटिव वहाँ पे चलती है। 12 का हमारा सी सही है। ये जो पिरामिड है वो हमें जापान की जनसंख्या जननांकी को दिखा रहा है। देखिए अगर आप जब अभी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मतलब अगर जनसंख्या मतलब मान लीजिए जो कम विकसित देश है वहाँ पर क्या होता है, जन्म दर बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ का पिरामिड कैसा होता है ये सब आपको पता चलेगा। तो ये आपको देख के आप समझ जाएंगे जापान का है, क्योंकि जापान में ना जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही बहुत कम है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आयु लिंग पिरामिड और निरूपित जनसंख्या बताना। एक विस्तृत आधार वाला, देखिए जो भी पढ़ा उसी का ही आ गया, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड किसको दिखाता है? विस्तारित होती जनसंख्या को। दूसरा, घंटी के आकार का पिरामिड हासमान जनसंख्या को। तीसरा, शुंडाकार शीर्ष के साथ संकीर्ण आधार स्थिर जनसंख्या को। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। उपयुक्त युग्म में से कौन सा ऐसे सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, एक दो तीन, कौन सा सही है बताना है, ABCD। तो 13 का हमारा ए सही है। देखिए आयु लिंग पिरामिड, ए सेक्स पिरामिड बताना है। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु समूह में महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या से है। ठीक है, तो आयु लिंग संरचना का मतलब है कि आयु समूह में कितनी महिलाएं कितनी पुरुष, उनकी संख्या। जनसंख्या पिरामिड का उपयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। जो जनसंख्या पिरामिड है वो दिखाता है कि जनसंख्या की विशेषता क्या है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत और दायां भाग महिलाओं का प्रतिशत दर्शाता है। तो मतलब ये लेफ्ट साइड मेल्स का और राइट साइड फीमेल्स का परसेंटेज दिखा रहा है। अब यहाँ पे बता रहे हैं विस्तारित होती जनसंख्या, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड कैसा है? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है। यह एक विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है। ठीक है, मतलब एक त्रिभुजाकार पिरामिड है, मतलब जैसे ट्रायंगल बनता है उस तरीके का। और ये अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है। जो मतलब मैंने आपको बताया ना, जो कम विकसित देश होंगे उनमें एकदम से जनसंख्या विस्फोट सा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जन्म दर होती है, तो ये उनका दिखाता है पिरामिड। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा जन्म दर होती है, मतलब बहुत बच्चे पैदा होते हैं, जिसके कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या होती है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और मेक्सिको भी हैं इसमें एग्जाम्पल में। स्थिर जनसंख्या, कांस्टेंट पॉपुलेशन। ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड है, जैसे वो दिखाता है स्थिर जनसंख्या को। अब देखिए जो देश विकसित है वो इसमें आ सकते हैं। ये पिरामिड घंटी के आकार का होता है। ठीक है, तो ये घंटी के आकार का होता है और शीर्ष की ओर शुंडाकार होता है। ठीक है, जैसे घंटी होती है वैसा होता है। ये दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, मतलब जन्म दर और मृत्यु दर समान है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या लगभग स्थिर हो जाती है, मतलब एक स्थिर जनसंख्या होती है, क्योंकि जो जन्म दर और मृत्यु दर है वो समान हो जाती है। हासमान, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। हासमान जनसंख्या क्या है? जापान का पिरामिड जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, इस पिरामिड का संकीर्ण आधार एक शुंडाकार शीर्ष है, मतलब एक संकीर्ण आधार होता है इसका। ठीक है, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कैसा, जो निम्न जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाता है। ये दिखा रहा है निम्न जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही मतलब कम है। विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि समान तौर पर शून्य और ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो विस्तारित मान लीजिए अल्प विकसित देश होंगे उनमें होगी। स्थिर जनसंख्या जो मतलब विकासशील टाइप के देश समझ लीजिए मतलब अभी, और हासमान जनसंख्या विकसित देशों के बारे में समझ लीजिए। तो इधर जनसंख्या वृद्धि क्या होगी? या तो शून्य ऋणात्मक होगी, मतलब कि मतलब इतने वहाँ पे जन्म दर नहीं है, इतने बच्चे पैदा नहीं हो रहे, समझ लीजिए। चलिए मैं एक बार आपको ये और अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए क्या होता है ना, मैंने आपको बताया कि मतलब जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मतलब जैसे कि त्रिभुजाकार मतलब ऐसे ही आकार में होगा। ठीक है, एक तरफ हमको दिखाती है फीमेल जनसंख्या, इस तरफ आधे में, और इस तरफ मेल दिखा रही होगी जनसंख्या, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एज होगा कि 0, 5, मतलब यहाँ पे 60 या जो भी होगा। ठीक है, एज के हिसाब से कितनी जनसंख्या है। तो नीचे की देखिए छोटे बच्चे कितने ज़्यादा होंगे। ठीक है, फिर ऊपर की एज कम होगी। फिर दूसरा मैंने आपको बताया, देखिए शुंडाकार मतलब होता है सूंड के आकार का, मतलब एक तरफ से उसकी थिकनेस कम होती जाती है, उसको बोलते हैं। फिर दूसरा मैंने बताया घंटी के आकार का, तो वो इस तरीके का होगा कुछ ऐसा। ठीक है, जैसे घंटी होती है ना, घंटी उस तरीके के आकार का होगा। ठीक है, ये थोड़ा और पतला हो जाएगा ऊपर से। और तीसरा तो अभी हमने देखा कुछ इस तरीके का, जो जापान वाला हमने अभी देखा है ऐसा कुछ। ठीक है, पिरामिड बनेगा। तो 13 का हमारा ए सही है। ठीक है, दूसरा और तीसरा गलत है। घंटी के आकार का पिरामिड दिखा रहा होगा स्थिर जनसंख्या को, शुंडाकार शीर्ष के साथ संकीर्ण आधार हासमान जनसंख्या को दिखा रहा होगा। तो ये
दूसरा तीसरा गलत है। अब क्वेश्चन 14 देखते हैं। एग्जिम बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित किया गया था। दूसरा, ये केवल भारत के निर्यातकों और आयातकों को ऋण प्रदान करता है। तो कौन सा सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 14 का हमारा यहाँ पे डी सही है। देखिए दोनों ही सही नहीं थे। हालिया संदर्भ में भारतीय निर्यात आयात बैंक जो है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, ठीक है, की योजना वर्ष 2022-2023 वित्त वर्ष 2023 में नए ऋण प्रदान करने और पुराने ऋणों के एक हिस्से को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए विदेशी बॉन्डों के माध्यम से लगभग $3 बिलियन जुटाने की है। तो एक हमारी योजना है इसमें। एग्जिम बैंक क्या है उसके बारे में देखते हैं। एग्जिम बैंक की स्थापना भारत सरकार द्वारा भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत निर्यात ऋण के एक संरक्षक के रूप में की गई थी। तो इसको बनाया गया था, जो निर्यात आयात बैंक अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था 1981 के। ये बैंक वैश्विक निर्यात क्रेडिट एजेंसियों की तर्ज पर काम करता है। देखिए जो क्रेडिट एजेंसी क्रेडिट देती हैं। एग्जिम बैंक उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से उद्योगों, लघु और मध्यम उद्यमों, एसएमईज के लिए विकास इंजन के रूप में कार्य करता है। इसमें प्रौद्योगिकी का आयात और निर्यात दोनों, उत्पादों का विकास, निर्यात, उत्पादन, निर्यात, विपणन, लदान पूर्व प्री शिपमेंट और लदानोत्तर पोस्ट शिपमेंट और विदेशी निवेश में शामिल होते हैं। ये विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों, विदेशों में अन्य संस्थाओं को ऋण व्यवस्था, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करता है। तो दूसरा सही नहीं था, उसमें कहा गया था कि मतलब आयात निर्यात वालों को ही करता है, नहीं, मतलब विदेशी वित्तीय संस्थान है, क्षेत्रीय विकास बैंक, इन सबको भी ये ऋण देता है। इसका उद्देश्य उन देशों के खरीदारों को आस्थगित ऋण, डिफर्ड क्रेडिट शर्तों पर भारत के से विकासात्मक और बुनियादी परियोजनाओं, वस्तुओं और सेवाओं को आयात करने में सक्षम बनाना है। ठीक है, तो उन देशों को क्या है, उन देशों के खरीदारों को जो है क्या है कि जो डिफर्ड क्रेडिट मतलब आस्थगित ऋण की शर्तों पर भारत से, मतलब कि वो क्या करे, वस्तुओं और सेवाओं का आयात करने में सक्षम हो सके। तो 14 का हमारा एक और दो दोनों ही गलत हो गए, तो डी सही है। अब क्वेश्चन 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रवासन के लिए प्रतिकर्ष कारक है? एक, प्रतिकूल जलवायु, दूसरा प्राकृतिक विपदा और महामारियां, तीसरा काम के बेहतर अवसर, 4 शांति और स्थायित्व। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ए 1 2, बी 3 4, सी 3, डी 1 2 3 4। तो इनमें बताना है कि प्रवासन के कौन से प्रतिकर्ष कारक हैं, ये आपको बताना है। देखिए 15 का हमारा ए सही है। प्रतिकर्ष कारक, पुश फैक्टर, नकारात्मक चीज़ें होती है जो लोगों को नए क्षेत्र में जाने के लिए बाध्य करती है। प्रतिकर्ष कारक क्या है, मतलब ऐसी कारण होते हैं, ऐसी चीज़ें होती है जो मतलब आप एक जगह उस वजह से नहीं रह पा रहे हो, आपको फिर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इसके कारकों में आर्थिक अवसरों का अभाव, मतलब कि कुछ कमाने के लिए ही नहीं है, रहन सहन की निम्न दशाएं हैं, राजनीतिक उथल पुथल, प्रतिकूल जलवायु, महामारी, प्राकृतिक विपदाएं आदि इसमें होती हैं। ठीक है, कोई मान लीजिए बाढ़ आ गई, सब नष्ट हो गया, तो फिर आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा रहने के लिए। तो मतलब ये सब कारण होते हैं, नकारात्मक कारण। आकर्षक कारक मतलब पुल फैक्टर, सकारात्मक पहलू होते हैं जो लोगों को एक स्थान पर आने के लिए आकर्षित करते हैं। मतलब किस कारण है कि वहाँ पे लोग आ रहे हैं। इसमें काम के बेहतर अवसर, जैसे लोग अमेरिका ज़्यादा जाते हैं क्योंकि भाई जॉब्स मिलती हैं अच्छी, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति और स्थायित्व, शांति है, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हो सकती है, अनुकूल जलवायु शामिल है, ये सब इसमें होते हैं कारण। तो 15 का हमारा ए सही है, एक और दो सही है केवल। अब 16 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, कालाहांडी और संबलपुर इस खनिज अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। दूसरा, ये लेटराइट चट्टानों से संबद्ध है और जो विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों अथवा पर्वत श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तीसरा, ये दरअसल एक खनिज नहीं है बल्कि एक चट्टान है जो मुख्य रूप से हाइड्रेटों से निर्मित है। तो कौन सा उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित खनिज अयस्कों में से किसे वर्णित किया है? किस अयस्क के बारे में बात हो रही है? एक, गैलेना, बी, क्यूप्राइट, सी, बॉक्साइट, डी, रॉक सॉल्ट। मतलब किसके बारे में ये बात करी गई है? देखिए अगर आपको मतलब मैं क्वेश्चन थोड़ा फास्ट पढ़ दिया और आपको नहीं, आप पॉज करके देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी आप पॉज करके देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉज करिए, देखिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप आंसर दीजिए। तो 16 का हमारा सी सही है। देखिए बॉक्साइट को छोड़कर अन्य सभी अलौह धात्विक खनिजों के संबंध में भारत की स्थिति निम्न है। मतलब बॉक्साइट ही भारत में ज़्यादा पाया जाता है, बाकी जो अलौह धात्विक खनिज हैं उनमें भारत की स्थिति निम्न है। ठीक है, बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका उपयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। तो बॉक्साइट क्या होता है, किसमें यूज़ होता है? एल्यूमिनियम के निर्माण में। ठीक है, बॉक्साइट मुख्यतः टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टर्शियरी निक्षेपों में। अभी मैं बिल्कुल ज्योग्राफी में यही पढ़ाने वाली हूँ। आर्कियन चट्टानें पढ़ाया, ठीक है, फिर धारवाड़, फिर कुड़प्पा, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट यही आएगा। ठीक है, तो टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है बॉक्साइट और ये लेटेराइट चट्टानों से संबंध है।
संबंध है, ठीक है, लेटराइट चट्टानों से जुड़ा हुआ है। ये विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भाग के पठारी क्षेत्र और पर्वत श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय क्षेत्रों में ये पाया जाता है, ठीक है। ये दरअसल एक खनिज नहीं बल्कि एक चट्टान है, एक खनिज नहीं एक चट्टान है जो मुख्य रूप से हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड से निर्मित है, ठीक है। इस भारत बॉक्साइट भंडार के मामले में आत्मनिर्भर है, मतलब बॉक्साइट है उस पर पड़ रहा। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उड़ीसा। कालाहांडी और संबलपुर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं बॉक्साइट के। बलांगीर और कोरापुट ऐसे दो अन्य क्षेत्र हैं जो अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मेटल, फिर क्या दिया है? नेम ऑफ ओर, मतलब कौन सा इसका अयस्क है। सोडियम का है रॉक सॉल्ट, कैल्शियम का लाइमस्टोन, मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, अभी हमने पढ़ा। जिंक का जिंक प्लेंट, आयरन का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, टिन का केस्टराइट, लेड का गैलेना, कॉपर का कॉपर पायराइट और कैल्को पायराइट, ठीक है। ये है इसके अयस्क। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप और उत्पादन। झारखंड में लोहरदगा जिले के पेटलैंड्स में इसके समृद्ध निक्षेप हैं। बॉक्साइट के निक्षेप कहाँ है ये बता रहे हैं। उत्पादक गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अन्य प्रमुख उत्पादक देश हैं। सबसे पहले मैंने आपको उड़ीसा बताया था। तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा बॉक्साइट के छोटे उत्पादक हैं, ठीक है। भारत के कुल बॉक्साइट संसाधनों का 51% अकेले उड़ीसा में ही पाया जाता है, सबसे ज़्यादा। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश में 16%, गुजरात में 9%, झारखंड में 6%, महाराष्ट्र में 5% और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रत्येक में 4% का स्थान आता है। प्रमुख बॉक्साइट संसाधन ओडिशा और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट बॉक्साइट निक्षेपों में संकेंद्रित है। बॉक्साइट का उत्पादन वर्ष 2019-2020 में 21.82 मिलियन टन हुआ, ठीक है, जो कि विगत वर्ष की तुलना में 8% कम रहा। समीक्षा वर्ष के दौरान उड़ीसा के कुल उत्पादन का 71% योगदान दिया। उड़ीसा ने कुल उत्पादन का 71% योगदान दिया। इसके पश्चात गुजरात 9% और झारखंड 6% का स्थान रहा, ठीक है। तो ये तो मैप आपको दिख नहीं रहा होगा, वैसे पढ़ लिया मैंने, पढ़ के आपको बता दिया, ठीक है। विश्व में बॉक्साइट के भंडार कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट मिलता है। और कुल बॉक्साइट का लगभग 29% उत्पादित करता है ऑस्ट्रेलिया। इसके पश्चात चीन 19% करता है, गिनी 18%, ब्राज़ील 10% और भारत केवल 7% करता है, इसका स्थान आता है। तो 16 का हमारा सी सही था। जो बात हो रही थी वो हो रही थी बॉक्साइट के बारे में यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक वर्ष 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण है। ये 760 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग हमारे देश के महत्वपूर्ण राज्यों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोंकण रेलवे नेटवर्क का भाग नहीं है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी गोवा, डी तमिलनाडु। तो बताना है ये। तो 17 का हमारा डी सही है। देखिए, भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक वर्ष 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण रहा है। 1998 में कोंकण रेलवे बना था। ये 760 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मैंगलोर से जोड़ता है। अगर आपको पता है कोंकण तट कहाँ है तो आप एक गैस भी कर सकते थे कि वहाँ तमिलनाडु नहीं आएगा, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मैंगलोर से जोड़ता है। इसे अभियांत्रिकी का एक अनोखा चमत्कार माना जाता है। ये रेलमार्ग 146 नदियों और सरिताओं तथा 2000 पुलों और 91 सुरंगों से होकर गुजरता है। इतनी सारी जगहों से गुजरता है, इसलिए इसको अनोखा चमत्कार माना जाता है। देखिए, 756.25 किलोमीटर 469.91 मील लंबा रेलमार्ग महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों को जोड़ता है, ठीक है। तमिलनाडु कोंकण रेलवे नेटवर्क के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा। 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे 67,956 रूट किलोमीटर मार्गीय लंबाई के साथ विश्व में सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है भारत का, ठीक है। 67,956 रूट किलोमीटर में से 63,949 रूट किलोमीटर ब्रॉड गेज 94.10%, 2,402 रूट किलोमीटर मीटर गेज 3.54%, ठीक है, 54%, और 1,809 रूट किलोमीटर नैरो गेज 2.36% है। तो 17 का हमारा डी सही है। क्वेश्चन 18 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक फेरी पत्तन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन से संबंधित होते हैं। दूसरा, नौसेना पत्तन ऐसे पत्तन होते हैं जिनका केवल सामरिक महत्व होता है। तीसरा, आंत्रपो पत्तन एकत्रण केंद्र है जहाँ विभिन्न देशों से आयात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। तो इनमें से कौन से कथन सही है? ए केवल 1-2, बी केवल 2-3, सी 1, डी 1-3।
18 का हमारा ए सही है, ठीक है। देखिए, मार्ग पत्तन, विश्राम पत्तन, पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, ठीक है। पोर्ट्स के बारे में पूछा गया है, बंदरगाह जो होते हैं। तो मार्ग पत्तन या विश्राम पत्तन, पोर्ट ऑफ कॉल, ये ऐसे पत्तन है जो मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। मतलब कि जैसे बहुत दूर से जहाज चल रहा है तो उन्हें आराम करने के लिए ये होते हैं, ठीक है। जहाँ पर जहाज पुनः ईंधन भरने, जल भरने, खाद्य सामग्री लेने के लिए रुकते हैं, तो उनको पानी चाहिए, खाना, वो सब यहाँ से ले सकते हैं, ईंधन। बाद में ये वाणिज्यिक पत्तनों के रूप में विकसित हो गए, तो बाद में ये वाणिज्यिक पत्तन बन गए। अदन, होनोलुलु और सिंगापुर इसके अच्छे उदाहरण हैं। पैकेट स्टेशन क्या होता है, इन्हें फेरी पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पैकेट स्टेशन को कहते हैं फेरी पत्तन। यह पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक और यात्रियों के परिवहन आवागमन से जुड़े होते हैं। तो ये जो फेरी पत्तन है, ठीक है, तो ये क्या है, जैसे डाक आर पार भेजनी हो, यात्रियों के परिवहन, इनसे जुड़े होते हैं। ये स्टेशन जोड़ों में इस प्रकार अवस्थित होते हैं कि जलीय क्षेत्र के आर पार एक दूसरे के सामने होते हैं। उदाहरण के लिए इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर और फ्रांस में कैलाइस है, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने स्थित होते हैं ये। नौसेना पत्तन, नेवल पोर्ट्स क्या होता है, ये केवल सामरिक महत्व के पत्तन है। ये पत्तन युद्धक जहाज़ों को सेवाएं देते हैं तथा उनके लिए मरम्मत कार्यशाला चलाते हैं। कोची और कारवार भाट के ऐसे पत्तनों के उदाहरण हैं। तो जैसे कि क्या होता है, जो हमारी नौसेना होती है उसके लिए होते हैं नौसेना पत्तन, जो युद्धक जहाज होते हैं उनके लिए, ठीक है। आंत्रपो पत्तन क्या होते हैं, इंटरपोर्ट पोर्ट्स, ये ऐसे एकत्रण केंद्र है जहाँ विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। तो इनमें क्या होता है, आंत्रपो पत्तन, इसमें जो विभिन्न देशों से जो निर्यात होता है, ठीक है, निर्यात हेतु वस्तु लाई जाती है। सिंगापुर एशिया के लिए एक आंत्रपो पत्तन है। रोटरडम यूरोप के लिए और कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए एक आंत्रपो पत्तन है। तो 3 सही नहीं था। तो 18 का हमारा ए सही था, 1 2 सही है। तीसरा क्या है, उनमें निर्यात हेतु वस्तु लाई जाती है, तो गलत हो गया था। अब क्वेश्चन 19 देखते हैं। लिंगराज मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है भगवान शिव को समर्पित है, दूसरा एक कलिंग शैली की स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो यहाँ पे 19 का हमारा सी सही है। देखिए, केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक लिंगराज मंदिर के लिए उड़ीसा में अध्यादेश का विरोध किया है, ठीक है। उड़ीसा के जो अध्यादेश था उसका विरोध किया है। उड़ीसा सरकार द्वारा लिंगराज मंदिर अध्यादेश 2020 लिंगराज मंदिर और 8 अन्य संबंधित मंदिरों के अनुष्ठानों और अन्य गतिविधियों के प्रबंधन के लिए प्रस्तुत किया गया था। तो उड़ीसा सरकार लाया था लिंगराज मंदिर अध्यादेश। उसमें क्या था, जो भी इसे लिंगराज मंदिर उससे संबंधित अन्य 8 मंदिर है उनके अनुष्ठान और अन्य गतिविधियों के मैनेजमेंट के लिए लाया गया था। गृह मंत्रालय ने तर्क दिया है कि चूंकि अध्यादेश में लिंगराज मंदिर और 3 जलाशय सहित 12 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को शामिल किया गया, इसलिए अध्यादेश राज्य विधायिका की विधायी क्षमता से बाहर है, क्योंकि ये प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल अवशेष AMASR अधिनियम 1958 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, ठीक है। तो मतलब ये मतलब राज्य की जो विधायी क्षमता है उससे बाहर हो गया, क्योंकि ये क्या है, प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हो गया, ठीक है, इससे। क्योंकि इसमें क्या है कि केंद्रीय संरक्षित स्मारक इसमें आ गए। जो ये अधिनियम है प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों के संरक्षण का प्रावधान करता है। यह अधिनियम अध्यादेश से स्मारकों की मरम्मत और नए भवनों का निर्माण का भी प्रावधान है, ठीक है। तो जो स्मारकों की मरम्मत और नए भवनों के निर्माण का प्रावधान है, जबकि केंद्र का तर्क है कि निर्माण की अनुमति केवल राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा दी जा सकती है। मतलब निर्माण की अनुमति केवल जो राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण है वो ही दे सकता है। लिंगराज मंदिर के बारे में देखते हैं। भगवान शिव को समर्पित है और भुवनेश्वर में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर, शिव को समर्पित है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा ययाति केसरी ने आरंभ कराया। तो किसने बनवाया था, ययाति केसरी ने। कब, 10वीं शताब्दी में। और 11वीं शताब्दी में राजा लालतेंदु केसरी ने इसे पूरा करवाया था। लाल पत्थर से निर्मित यह मंदिर वास्तुकला की कलिंग शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये कलिंग शैली को दिखाता है। यह शैली मोटे तौर पर नागर शैली के अंतर्गत आती है। नागर शैली क्या है, जो हिमालय से लेकर विंध्य तक जो मंदिरों की शैली है वो नागर शैली है। फिर उसके बाद बीच में बेसर जो दक्षिण और द्रविड़ शैली और नागर शैली का मेल है, ठीक है, मतलब दोनों की विशेषताएं, और द्रविड़ शैली दक्षिण में है। यह देउल शैली में बना गया है, जिसके 4 घटक हैं, ठीक है। देउल शैली में बना है। गर्भगृह पवित्रतम स्थल, मतलब जहाँ मूर्ति रखते हैं। वज्रशाला प्रार्थना कक्ष होता है, ठीक है। भोज मंडप आहुति कक्ष होता है। और नाट्यशाला नृत्य कक्ष होता है। ये दूसरा मुझे थोड़ा सा पढ़ने में नहीं आया, सॉरी। नेक्स्ट ये मुझे ऐसा मिला,
बस नेक्स्ट उस हम लोग जो करेंगे टेस्ट उसमें देखेंगे कि अच्छा वो हमें पढ़ने के लिए मिल जाए। सॉरी, तो गर्भगृह पवित्रतम स्थल होता है, मैं बताया, जहाँ मूर्ति रखते हैं। ये यज्ञशाला लिखा होगा, प्रार्थना कक्ष, भोज मंडप, आहुति कक्ष होता है, नाट्यशाला, नृत्य कक्ष होता है। तो इसको देव शैली बोलते हैं, जिसमें 4 घटक होते हैं। तो 19 का हमारा सी सही है, एक और दो दोनों ही सही है। क्वेश्चन 20 देखते हैं। देश में भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण निम्नलिखित में से किन संवर्गों के भूमि उपयोग के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है? एक, वन के अंतर्गत क्षेत्रफल, दूसरा निबल बोया गया क्षेत्रफल, तीसरा बंजर और व्यर्थ भूमि, चौथा चारागाह के अंतर्गत क्षेत्रफल, पांचवा पड़ती भूमि। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ए केवल 1 2, बी 2 3 4 5, सी 1 3 5, डी 1 3 4 5। कौन सा सही है? तो 20 का हमारा ए सही है। देखिए, पिछले 4 या 5 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में प्रमुख बदलाव आए हैं। क्या आए हैं? तथा इसने देश के भूमि उपयोग परिवर्तनों को प्रभावित किया है। मतलब भूमि कैसे उपयोग हो रही है उसमें चेंजेस हुआ है। 4 संवर्गों में वृद्धि और 4 संवर्गों के अनुपात में कमी आई है। किस में वृद्धि हुई है, किस में कमी आई है? वन के अंतर्गत क्षेत्रफल, गैर कृषि उपयोग के अंतर्गत क्षेत्रफल, वर्तमान पड़ती भूमि के क्षेत्रफल और निबल बोए गए क्षेत्र आदि के अनुपात में वृद्धि हुई है। तो इसमें वृद्धि हुई है। वन का क्षेत्रफल, गैर भूमि उपयोग, पड़ती भूमि, निबल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इन वृद्धि के बारे में निम्नलिखित अवलोकन किए जा सकते हैं। गैर कृषि उपयोग के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि की दर अधिकतम है। गैर कृषि उपयोग ज़्यादा हो रहा है। इसका कारण भारतीय अवस्था की बदलती संरचना है, जिसकी निर्भरता औद्योगिक और सेवा क्षेत्र और अवसंरचना संबंधी विस्तार पर उत्तरोत्तर बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी बस्तियों के अंतर्गत क्षेत्रफल में हुए विस्तार से भी इसमें वृद्धि हुई है। यहाँ गैर कृषि उपयोग के अंतर्गत भूमि का प्रसार व्यर्थ भूमि, कृषि भूमि की हानि पर हुआ है। जैसा कि पहले वर्णित किया गया है, देश में वन के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि वन के अंतर्गत सीमांकित क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुई है, ना कि देश में वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि के कारण। मतलब वन के अंतर्गत जो सीमांकित क्षेत्र होता है कि मतलब उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है, कि इतना वन कहलाएगा, तो इस तरीके से वन में वृद्धि हुई है। ठीक है, वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है। वर्तमान पड़ती भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि को केवल 2 बिंदुओं से संबंधित जानकारी द्वारा नहीं समझाया जा सकता। वर्षा की अनियमितता और फसल चक्र के आधार पर मौजूदा पड़ती भूमि के क्षेत्रफल में विगत वर्ष के दौरान काफी उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति इसमें रही है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के कृषि उपयोग के कारण निबल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि एक वर्तमान घटना है। ठीक है, तो इससे पहले निबल बोए गए क्षेत्र में धीमी गति से ह्रास दर्ज किया जाता था। ऐसे संकेत है कि निबल बोए गए क्षेत्र में न्यूनता का कारण गैर कृषि उपयोग के अंतर्गत प्रयोग भूमि के अनुपात में वृद्धि है। ये 4 भूमि उपयोग संवर्ग जिसके अंतर्गत क्षेत्रफल के अनुपात में गिरावट आई है वह है बंजर और व्यर्थ भूमि, कम हुई है बंजर भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, चारागाहों, तरु फसलों के अंतर्गत क्षेत्र और पड़ती भूमि, इनमें कमी आई है। गिरावट की प्रवृत्ति के लिए निम्नलिखित कारण का स्पष्टीकरण दिया गया है। समय के साथ साथ जैसे कृषि और गैर कृषि उपयोग हेतु भूमि पर दबाव बढ़ा है, वैसे वैसे वर्थ एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के क्षेत्रफल में समयानुसार गिरावट देखी गई है। तो चरगाह और चरगाह भूमि के अंतर्गत क्षेत्र में गिरावट को कृषि भूमि के दबाव से समझाया जा सकता है। सादी चरगाह भूमि और अवैध अतिक्रमणों द्वारा कृषि का विस्तार इस गिरावट के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। देखिए, मतलब कृषि के अलावा भी अब देखिए इंडस्ट्री पे काफ़ी ध्यान जा रहा है, तो इस तरीके से गैर कृषि भूमि बढ़ रही है, ये यहाँ पर इन्होंने हमें ये बताया गया है। ठीक है, और जो मतलब कृषि योग्य मतलब जो कृषि करने लायक ऐसी बेकार पड़ी ज़मीन थी, अब उस पर एग्रीकल्चर बढ़ा है, तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर 20 का हमारा ए सही है, एक और 2 सही है। ठीक है, बाकी में कमी आई है। तो देखिए अभी तो बहुत ज़्यादा देखिए एक्सप्लेन करते करते क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम हो गया, तो लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो से पक्का कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा क्वेश्चंस करें। थैंक यू।